नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़ लीजिए, फटाफट जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत जी, आपका स्वागत है। अडानी के चक्कर में मोदी जी क्या क्या करेंगे? जब अमेरिका में घनघोर भयंकर भयंकर बेइज्जती करवा के लौटे थे, तो तमाम जो सियासत के धागों को खोलने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये सब अपमान अडानी के चक्कर में हुआ है। हालांकि उसका इंडिकेशन खुद मोदी जी ने दे दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब अडानी का नाम सुनते ही ऐसे 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 हाथ करने लगे, तो हम गांवों में खो गए। गांव में पहले हमने बहुत झगड़े देखे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। खैर, अब हम आते हैं सीधे खबर पे। बांग्लादेश ने भारत को करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का चोट दिया है, बांग्लादेश ने। इसके बाद मुझे लगता है कि अगर यहीं पर हम कार्यक्रम खत्म कर दें कि धन्यवाद फिर मिलेंगे, तो भी ये कार्यक्रम पूरा माना जाना चाहिए। क्योंकि अगर बांग्लादेश हमें 40,000 30,000 करोड़ रुपए का चोट दे दे, तो इससे शर्मनाक और चिंतनीय भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता है। वो चाहे फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी के लिहाज से हो, हर लिहाज से ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी स्थिति है। सिर्फ बांग्लादेश छोटा देश है इसलिए नहीं, सिर्फ पड़ोसी है इसलिए नहीं, बांग्लादेश तो भारत द्वारा बनाया गया एक देश है। ये तो हम नहीं मानते हैं, ये दुनिया मानती है। इंदिरा गांधी द्वारा बनाया गया एक देश है और हमेशा छोटे भाई के रूप में खड़ा रहा है, हर जगह पर। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, उस अंदाज में भारत के इशारों का इंतजार करता था बांग्लादेश। और आज वो हमें 40,000 करोड़ की चोट पहुंचा रहा है। यूनुस ने जो बेइज्जती की है नरेंद्र मोदी की, और मोदी जी ने जो दुर्गति करवाई है भारत की, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी के चक्कर में हुआ है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसा ट्रंप ने भी नहीं किया था जैसा यूनुस ने किया है भारत के साथ। मैं आपको खबर दिखाता हूं, फिर चलेंगे सीधा हम हेमंत भाई के पास। ये खबर देखिए आप। बांग्लादेश अनाउंसेज इंपोर्ट बैन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, नेपाल एंड भूटान। अब ये देख करके भक्त कहेंगे भूटान नेपाल से भी तो उसने जो है इंपोर्ट बैन किया है। दरअसल हमारे यहाँ एक आदत हो गई है इस दौर में, नए वाले भारत में, कि दूसरे की एक आंख फोड़ने के चक्कर में अपनी दोनों फोड़वा करके और हम लोग जश्न मनाते हैं, देखो उसकी एक आंख फोड़ दी है। अरे हमारी दोनों चली गई है, हर जगह हर कदम पे ठोकर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, नाक फूट रहा है हमारा, वो देखना है। क्या क्या बैन किया जरा वो देखिए। अभी हम आंकड़ों पे आएंगे, आंकड़ों की जुबानी। कुछ नहीं हम बोलेंगे, न हेमंत जी बोलेंगे, आंकड़ों की जुबानी, जो भी हमारी जुबान से निकलेगा वो आंकड़े बोलेंगे। अगला दिखाइए जरा स्क्रीनशॉट, क्या क्या बैन किया है ये देख लीजिए आप। पूरा कहानी पढ़ने से बेहतर है मैं वही पार्ट पढ़ देता हूं। इसमें देखिए, डुप्लेक्स बोर्ड, न्यूज प्रिंट, क्राफ्ट पेपर, सिगरेट पेपर, फिश, यार्न, पोटैटोज, पावर्ड मिल्क, टोबैको, रेडियो एंड टीवी पार्ट्स, बाइसिकल एंड मोटर पार्ट्स, फॉर्मिका सीड्स, सिरेमिक वेयर, सैनिटरी वेयर, स्टेनलेस स्टील वेयर, मार्बल स्लैब्स एंड टाइल्स एंड मिक्स्ड फैब्रिक्स फ्रॉम इंडिया, ये सब कुछ बैन कर दिया गया है। इसमें जो आप तीसरे चौथे नंबर पे देखे ना यार्न, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ये जो सूती धागे, कच्चे धागे हैं, ये जो बांग्लादेश की कुल जरूरत है उसका 95%, दिखा दीजिए स्क्रीनशॉट, उसको भी दिखा दीजिए। भारत से लगभग 95% सूत आयात पर निर्भर है। 2024 में बांग्लादेश ने 1.25 मिलियन मीट्रिक टन सूत का आयात किया है, जो 23 के मुकाबले 31.5% अधिक था। यानी हर साल बढ़ोतरी 30-30% की हो रही थी। ये सवा मतलब 1.25 मिलियन मीट्रिक टन सूत, आप समझ सकते हैं। अभी हम आते हैं कि इसका फर्क कितना पड़ेगा, ये कितना बड़ा नुकसान है।
अगला वाला जो स्क्रीनशॉट दिखाए थे अब वो दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, फिर अभी और बहुत आंकड़े बचे हैं, बहुत आंकड़े दर्शकों के लिए अभी हैं। ये 2023-24 में भारत बांग्लादेश का जो कुल व्यापार है वो करीब करीब 13 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से भारत ने बांग्लादेश को 11 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। 11 बिलियन डॉलर, जिसमें सूत, कपास, इंजीनियरिंग के सामान और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल थे। अभी आपने पढ़ लिया, सूत, कपास, इंजीनियरिंग के सामान सब बैन। बांग्लादेश से भारत का जो आयात था वो सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर था। एग्जैक्ट ये 1.97 बिलियन डॉलर दरअसल है। अब देखिए भारत को बांग्लादेश से कितना फायदा था। यहाँ पे बहुत चीजें बताई जाती ऐसी हैं, हटा दीजिए, हेमंत भाई के पास चलेंगे। हमारे यहाँ पता है जब व्हाट्सएप में भक्त लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना कि बांग्लादेश भूखा मर जाएगा अगर हम खाना ना दें। दरअसल बांग्लादेश से हमको 9 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई हमें होती है। मीडिया का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप भारत का को नीचा दिखा दिए। मीडिया का मतलब ये थोड़ो है हम चंदर बरदाई थोड़ो हैं कि पृथ्वीराज रासो लिखेंगे। मीडिया का मतलब इसके लिए सरकार में जो है वो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है पीआर के लिए, वो बनाए ये सब। मीडिया सच दिखाएगा, नहीं तो फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी नाश हो जाएगा। हम 9 बिलियन डॉलर के बेनिफिशियरी हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर हमारा ट्रेड बैलेंस जहां पर पॉजिटिव है, व्यापार संतुलन, उनमें से एक देश है, और सत्यानाश करवा के बैठ गए। 8 अप्रैल को एक आदेश हुआ था, वहां से हम शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे सवाल पे। 8 अप्रैल को मोदी जी ने एक आदेश दिया था और इस देश की गोदी मीडिया में उनके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा तो 1000 स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा, फिर हम और हेमंत भाई कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा भीख मांगेगा बांग्लादेश, कब बांग्लादेश को दिया मुंहतोड़ जवाब, मुंह तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, गिर गया बांग्लादेश, गिड़गिड़ाएगा। ट्रांस जो है शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट, उसको भी क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, वक्त ज्यादा हो रहा, पहले हेमंत भाई के पास चलते हैं। ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया था, उसका जवाब ये है, शायद उसी का जवाब है या हो सकता है और उसमें सूद ब्याज समेत जवाब दिया हो। हेमंत भाई, ये कुल मिला के पहला मोटा सवाल, फिर अभी बारीकी में जाएंगे, ये भारत के लिए कितना बड़ा झटका है और इसका जिम्मेदार कौन है? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए ये जो कुछ हुआ है, अगर आप सही मायने में कहें अपने जर्नलिस्टिक कैरियर जो पिछले 2.5 दशकों के दौरान, इससे ज्यादा सदमे वाली खबर मैंने आज तक नहीं देखी कि जिस देश को आपने जन्म दिया, उस देश के साथ आपके सारे ऑल आउट एफर्ट्स है, और वो आपका बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मतलब अपने छोटे भाई की तरह बिल्कुल कदम ताल करने वाला देश, उसको साथ आपने ये क्या कर दिया। और अगर आप इसकी शुरुआत देखेंगे तो इसकी सबसे पहली शुरुआत अडानी द्वारा जबरन वहां की जो ऊंचे दरों पर बिजली के रेट जो शेख हसीना सरकार के साथ हुआ था, वहां से शुरू हुआ था। और इस पूरे मामले की तह में आपने काफी कुछ बता दिया है तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि भारत ने बांग्लादेश को बेसिकली पिछले दिनों ही 8 तारीख को तीसरे देशों को जो वो निर्यात करते हैं उनके लिए अपना कार्गो ट्रांसिट जो हमारे यहाँ मिलता था उसको बंद कर दिया। और उसके बाद यूनुस ने जो खेल किया वो तो बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन है कि आज तक कभी ऐसा हो नहीं पाया। आपसे तो लाल आंखें दिखाई नहीं गई, लेकिन बांग्लादेश ने लाल आंखें नहीं क्या करके दिखाई। और उसने जो अपना लैंड पोर्ट्स के जरिए जो भारत को धागा, सूती धागा, डुप्लेक्स बोर्ड, न्यूज प्रिंट, क्राफ्ट पेपर, सिगरेट पेपर, फिश, आलू, दूध पाउडर, तंबाकू, रेडियो और टीवी के पार्ट, साइकिल के पार्ट, मोटर पार्ट, फॉर्मिका शीट्स, उसके बाद सिरेमिक वेयर जितने थे, सैनिटरी वेयर, स्टील वेयर, मार्बल स्लैब्स, टाइल्स और मिक्स फैब्रिक, इन सब पर भारत पर लैंड पोर्ट्स के जरिए प्रतिबंध लगा दिया है। ये सीधा सीधा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए के व्यापार का सीधा झटका है भारत को। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, इसके पीछे की आपको असलियत समझनी पड़ेगी। जब तक शेख हसीना सरकार रही, या आप अगर पूरे अपने सारे पड़ोसियों की अगर आप बात करें तो वो ज्यादा बेहतर, एक एक देश का अलग अलग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बेसिकली जब नरेंद्र मोदी जी मई 2014 में शपथ ले रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी भारी क्रांतिकारी घोषणा की थी कि नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोस सबसे पहले। और उन्होंने तमाम नेताओं को पड़ोसी देशों के अपने भारत में बुलाया था, जिसमें नवाज शरीफ से लेकर के तमाम लोग थे। और आपको यह भी पता है कि मोदी जी की विदेश नीति पहली बात तो किस चीज पर केंद्रित है,
वो सारा आपको देखना पड़ेगा। इसकी बैकग्राउंड अगर आपको पूरी समझनी है तो मोदी जी को चस्का है विश्व गुरु बनने का, वर्ल्ड लीडर बनने का, डंकापति बनने का। तो उनकी पूरी विदेश नीति और जयशंकर की पूरी विदेश नीति किस बात पर है? बड़े देशों पर उनका पूरा ध्यान है। अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, वहां जाके जहां जो बड़े बड़े जो वो है उनका उनके ऊपर पूरा ध्यान है। और जो पड़ोसी हैं जितने भी, उन पर कोई नजर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी को चाहिए बड़ी इवेंट, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, उस टाइप के, मतलब मसल फ्लेक्सिंग जिसको आप कहते हैं ना, फुकरापंथी के लिए, पूरा ऑप्टिक्स के लिए। तो उस सारे के अंदर पड़ोसी देशों के अंदर ना तो उन्होंने जन भावनाओं का ख्याल किया, और ना वहां की चेंजिंग डायनेमिक्स, पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदलती रहती है, सोशल डायनेमिक्स बदलती रहती है, और ना उसका ध्यान किया। और बेसिकली क्या हुआ कि जिस भी देश के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ तो यारी दोस्ती बनाए रखी, और जो वहां का अपोजिशन है उसके साथ उन्होंने कभी हेलो हाई करने तक की भी वो नहीं समझी। लेकिन जब आप इंटरनेशनल प्रोटोकॉल देखेंगे, जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है, वो क्या करता है? वो मोदी जी के साथ जो करता है वो करता है। उसके बाद वो विपक्ष के नेताओं से मिलता है। क्यों? ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंटरनेशनली कि आपके सत्ता पक्ष से भी संबंध है और विपक्ष से भी संबंध है। मोदी जी के 2 उदाहरण देता हूं। जब तक शेख हसीना वहां रही बांग्लादेश में कोई समस्या नहीं आई, 96 से लेकर के अब तक। जैसे ही शेख हसीना हटी, क्या हाल हो गया ये यूनुस ने दिखा दिया, जबकि वो तो एक सलाहकार ही है, अंतरिम सरकार है। और ऐसा ही कारनामा नेपाल के अंदर, नेपाल में जब सरकार पलटी वहां हुआ। ऐसा ही कारनामा मालदीव के अंदर हुआ। जैसे ही मुइजू की सरकार हुई, उसके बाद देख लीजिए उन्होंने क्या है कि उनकी पॉलिसी बन गई इंडिया आउट, इंडिया आउट। क्यों? मालदीव में क्या था कि वहां पे भारत की सेना थोड़ी बहुत तैनात रहती थी उनके, तो उन्होंने कहा कि सबसे डेट बाउंड नॉमिनल से बिल्कुल, तो पहले इनको बाहर कीजिए, इंडिया आउट। और वहां से संबंध खराब होने शुरू हुए। नेपाल में जिस तरीके की इंटरवेंशन आपने की, बेसिकली मोदी की जो आदत है ना हर जगह, वो बिग ब्रदर अप्रोच है, और धक्के के साथ लोगों के साथ उनको जबरन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर उनके साथ सौदेबाजी कर देगी। उसके जो 2 उदाहरण आपने बिल्कुल ठीक कहे। श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिए, जैसे ही सरकार बदली वहां क्या हुआ, अडानी को बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा। जैसे ही बांग्लादेश के अंदर हुआ, दोनों देशों के अंदर, बांग्लादेश और श्रीलंका में सबसे बड़ा इशू क्या था कि भारत वहां पर दादागिरी कर रहा है और अपनी महंगी यहाँ पे बेच रहा है। इसके अलावा कुछ हुआ तो बता दो आप, शुरुआत वहां से हुई। तो अडानी की मदद के चक्कर में बांग्लादेश जैसा एवरग्रीन दोस्त आपने किस बात के लिए गवा दिया? और जब उन्होंने, आपने उनकी ट्रांजिट रोकी, उन्होंने आपके इतने आइटम्स के ऊपर जो बाई रोड वो होना था, वो सारे का सारा एक्सपोर्ट रोक दिया। 32% यार्न हमारा बाई रोड जाता है, बाकी तो उससे जाता है शिपमेंट से। ऐसे ही ये सारी चीजें जो भी रोड से जाती थी, इसका मतलब क्या है कि अब ये जाएंगी उधर से, एक तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ते ही डिमांड कम हो जाएगी। तो पूरी दुनिया में आप जिक्र सुन रहे हैं कि अमेरिका ने ट्रेड वार छेड़ रखा है, ये तो भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने ट्रेड वार छेड़ दिया भाई। जिसके जिसके जन्मदाता आप हो। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शुरुआत अडानी से हुई, उसके बाद जो मोदी की गलत नीतियां हैं, तो हालत ये होगी कि गलतफहमी बढ़ती चलेगी, और उसको एड्रेस करने का समय इनके पास है नहीं, ना जयशंकर के पास, ना इनके पास। जयशंकर तो ट्रंप से टाइम मांगता फिर रहा था, इन्विटेशन लेता फिर रहा था इनॉग्रेशन का। वो सारी चीजें जो है, अब देखिए चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है। चाइना इस पूरी हमारी जो प्रॉक्सिमिटी के जो देश है सारे के सारे पड़ोसी, ना केवल उनको बहुत बड़े पैमाने पर ऋण दे रहा है, बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, पूरे दक्षिण एशिया में उसने अपना आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव जमा लिया है पूरे तरीके से। वो किसकी कीमत पर है? वो भारत की कीमत पर है। उसने BRI के जरिए, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, उसके जरिए पाकिस्तान से लेकर तमाम देशों को साथ लिया। आप क्या कर रहे थे? हमारी आर्थिक और सहायता और परियोजनाएं बेमायने हैं उसके सामने। और जो परियोजनाएं लाते भी आपको अडानी के लिए लाते हो, महंगी बिजली वहां बेच लो, महंगी बिजली यहाँ बेच लो। श्रीलंका में सरकार बदली, उन्होंने नाक में दम करके रख दिया, रातों रात झोला उठा के भागे। अब फिर 3 दिन लगा के, श्रीलंका 3 दिन लगाने का देश है क्या? मैक्सिमम 4-5 घंटे के अंदर यात्रा हो जाती है। मोदी जी 3 दिन रहे वहां। तो ये सारी चीजें बेसिकली बांग्लादेश जैसे सबसे भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर और अदरवाइज सामरिक फ्रेंड को आपने इस तरीके से गवा दिया। तो इसकी फॉल्ट लाइंस कहां है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए 100% जिम्मेदारी मोदी की और 100% जयशंकर की है। तो ऐसी स्थिति आज तक भारत ने ना कभी देखी, ना कभी सुनी कि एक छोटा देश, पड़ोसी देश, जो आपका छोटा भाई था, वो आपको ला के दिखा रहे हैं और आपको सांस नहीं आ रहा कि आप जवाब क्या दें। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हेमंत भाई, इससे आगे देखिए, अभी खाली यार्न पे आपने बात किया,
इसमें जो है सैनिटरी वेयर से लेकर के टाइल्स से लेकर के साइकिल और मोटर पार्ट्स, टीवी पार्ट, रेडियो पार्ट, दुनिया भर की ये सब टीवी पार्ट, रेडियो पार्ट, यही तो पुर्जे छोटे छोटे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स थे। और कौन सा भारत रिएक्टर दे रहा है बांग्लादेश को? भाई बड़ा व्यवहारिक बात समझिए, यही तो कुल मिला जुला के था। दूसरा, अब आज का एक मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं, जो मतलब जो इसके बाद स्टेटमेंट आया, जो मीडिया लिख रही है, गोदी मीडिया जो लिख रही है कि अब बांग्लादेश को दोस्ती से जीतेगा भारत, दोस्ती से जीतेगा भारत। मैंने खबर पढ़ी, एक तरफ जब ये देखा कि ये इतना बड़ा झटका, ऐसा तो ऐतिहासिक बेइज्जती। भाई देखिए, अमेरिका और रूस, वो कुछ भी वो सुपर पावर है, वो अपने शर्तों पर अगर भारत को थोड़ा बहुत धक्का मारे तो हमारे स्वाभिमान को तो ठेस पहुंचा, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि हम ठेस पहुंचा तो बांग्ला उससे अमेरिका से या रूस से हम बोलना बंद कर सकते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना कि अब भाई ताकतवर लड़का है, रोज का नाइट दे रहा है, तो हम उससे बात नहीं करेंगे, दो बेंच छोड़ के बैठेंगे, दो बेंच छोड़ के बैठेंगे, उससे लड़ेंगे तो नहीं। तो उससे लड़ने की कंडीशन मतलब हम उससे वार तो नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश जैसे देश से उम्मीद नहीं थी। अब आज क्या हेडलाइंस हैं, मैंने अभी अंबानी के चैनल की हेडलाइन जो देखी है, तमाम चैनल कि दोस्ती से जीतेगा। कल तक था कमल तोड़ दिया, बांग्लादेश को घुटनों पर ले आया, बांग्लादेश भूखों मरेगा, बांग्लादेश ने आत्मघाती गोल कर लिया, क्या क्या कर लिया दुनिया भर। आज दोस्ती से जीतेगा, तो मैं कहा कि अब दोस्ती से जीतने के लिए क्या बचा जब यहां तक ले आए हो, ये सिलसिला यहां तक पहुंच गया है प्यार का। तो अंदर गए तो लिखा था कि ऐसा ऐसा है, अब सूती जो है कच्चे धागे और सूती धागे ये सब नहीं लेगा बांग्लादेश, लेकिन भारत ने कहा है कि हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे, तो दोस्ती से जीतेगा। अब अब बताओ आप, पहले तो कुल थू फजीयत करवा लिए, अब कह रहे हो कि दोस्ती से जीतेंगे। ट्रांसशिपमेंट बंद किए थे, ट्रांसशिपमेंट। बांग्लादेश शुरू से एक बात कहता रहा कि जब दुनिया में, जब शेख हसीना यहाँ आई, शेख हसीना यहाँ आई, हेमंत भाई याद कीजिए, थोड़ा पहले चलते हैं फ्लैशबैक। तो शेख हसीना का जहाज 1 घंटे बाद ब्रिटेन रवाना होगी, याद होगा आपको। 1 घंटे बाद ब्रिटेन रवाना हो जाएगी, 4 घंटे के लिए इंडिया में है, 4 घंटे बाद ब्रिटेन रवाना हो जाएगी। बांग्लादेश जैसे छोटे से देश, उससे तो कोई भी उसको आंख दिखा सकता था, ब्रिटेन भी दिखा सकता था, भाई हम अपने यहाँ रखेंगे शेख हसीना, तुम कौन हो हमें रोकने वाले। ब्रिटेन ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। ये वाहवाही के चक्कर में वो लगातार, अच्छा बांग्ला शेख हसीना, इस यही बात तो बांग्लादेश कह रहा है कि भारत की जमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं शेख हसीना। शेख हसीना का रोज स्टेटमेंट आता है, यहां से रोज बयान जारी होता है, रोज बयान जारी होता है। ये रहा खैर फॉरेन पॉलिसी का मसला। अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं। ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है हेमंत भाई ने बताया, मैं और थोड़ा बारीक बता दूं। ट्रांसशिपमेंट मतलब कि बांग्लादेश का निर्यात, वो गारमेंट का हो या और कोई निर्यात, उस निर्यात का थोड़ा हिस्सा या ज्यादा हिस्सा वो भारतीय पोर्ट से, मतलब एयरपोर्ट या पोर्ट, बंदरगाह या हवाई कार्गो से, जैसे भारत का जा रहा है उसी में बांग्लादेश का भी शामिल होकर चला जाए। कि 4 टन माल भारत का है तो 1 टन बांग्लादेश का, एग्जाम्पल में, उसी से वो भी चला जाए। अब वो बंद कर दिया तो भारत में क्या दिखाया गया, हम गोदी मीडिया पा रहे हैं, क्या दिखाया गया, भारत के दम पर बांग्लादेश चल रहा था, अब उसका पूरा पूरा एक्सपोर्ट रुक जाएगा, भारत के लिए गोल्डन चांस। भारत तो कहीं दुनिया में कुछ होता है बस तुरंत यहाँ मीडिया बताती है गोल्डन चांस। हकीकत यह है कि जब वो ट्रांसशिपमेंट था तो ट्रांसशिपमेंट फ्री में नहीं था कि लाओ यार मौसक बेटा है, लाओ तुम अपना भी लाओ, तुम्हारा भी शर्ट धुलवा देंगे, लॉन्ड्री में जा रहा है हमारा कपड़ा। तो वो कपड़ा धुलाई मौसिक बेटे से ले लेते थे, उसका पैसा है कि जो पैसा आया है वो तुम अपना, तो तुम्हारे शर्ट की धुलाई 40 रुपए है, बहुत सिंपल भाषा में बता। तो जो ट्रांसशिपमेंट में बांग्लादेश का माल जाता था वो भारत उसका पैसा लेता था, शुल्क लेता था। तो वह भी एक नुकसान है। अभी ये जो 40,000, 30,000, 40,000, 50,000 करोड़ रुपए हम लोग जोड़ रहे हैं नोट, उसमें अभी ये नहीं शामिल है, वहां भी नुकसान था। लेकिन ये लगा कि उसमें बांग्लादेश का भी थोड़ा फायदा था, होता है ना कि बांग्लादेश का भी ज्वाइंट फायदा, भारत को भी फायदा, उसको एक्स्ट्रा शुल्क मिल रहा है, और बांग्लादेश को फायदा कि उसका एक्सपोर्ट थोड़ा सा सस्ता हो जा रहा है, दोनों का फायदा था। तो क्या हुआ कि बांग्लादेश का एक आंख फोड़ने के चक्कर में अपना दोनों फोड़े, और अब फिर अगला स्टेप है नुकसान का। अब इसमें और भी एक बात बता दें, ट्रांसशिपमेंट में
ट्रांसशिपमेंट में बांग्लादेश भारत के साथ 2012-13 में बांग्लादेश ने शुरू किया था, मनमोहन सिंह की देन है। वो क्यों हुआ था, उसका फायदा बताएं। 2 बंदरगाह है, चटगांव, मोंगला। इन दोनों से जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, और नेपाल, भारत बांग्लादेश के उन दोनों बंदरगाहों का, चटगांव, मोंगला, दोनों का इस्तेमाल करके वहां पर कार्गो, वहां पर अपना सामान भेजता था। बांग्लादेश के बंदरगाहों का भारत इस्तेमाल करता था। बांग्लादेश ने ये सुविधा भारत को दे रखी थी। अब आप क्या कर रहे हो? फॉरेन पॉलिसी। अब हम लोग तो खैर कम ज्ञानी है, इतने नहीं ज्ञानी है, हम तो कम है। हेमंत भाई भी कम ही मैं मानता हूं उनको, नहीं अंधभक्त तो इतना ज्ञानी है। अब हमको ज्ञान देने लोग आ जाएंगे। इतना डिटेल में नाम के साथ बता रहा हूं सर। हेमंत भाई, इस कामयाबी पर क्या करें हम लोग? पुष्प वर्षा करें, क्या करें? ये थू-थू फजीहत जो हुई है और हो रही है, लगातार हो रही है, इसमें पहला तो आर्थिक जो नुकसान है, दूसरा आर्थिक के साथ-साथ जो प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है भैया, प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है, और गोदी मीडिया इसको दबा रहा है। गोदी मीडिया के दबाने से इज्जत, गोदी मीडिया के दबाने से क्या इज्जत बच जाएगी भारत की? नहीं आशीष भाई, देखिए आज की तारीख में जो मोदी जी का पिछले 11 साल का सत्ता का मॉडल है ना, उसमें एक ही लाइन समझ लीजिए कि क्या प्रोपेगेंडा करना है, किस रूप में करना है। आजकल देश की विदेश नीति भी वही तय करते हैं, प्रोपेगेंडा नीति भी वही तय करते हैं, हानि भी वही बताते हैं, लाभ भी वही बताते हैं, विचार भी वही थोपते हैं, नैरेटिव भी वही थोपते हैं। मोदी जी कल क्या करेंगे, उनके दफ्तर में ना बताओ, डॉगी मीडिया बता देगा आपको कि ये हाँ, बेसिकली किस अमेरिका जब हो तो अमेरिका में लहलौट हो गए, अपने फ्रेंड मोदी के लिए तो ट्रंप ये करेंगे, इसलिए उनको इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया, अलग से करेंगे। वो अलग से क्या किया देख लिया था ना आपने, अलग से जो हाँ, किया था व्हाइट हाउस के सामने खड़ा करके, और अंदर क्या किया था वो भी देख लिया था। वो खुद ही बता दिया कि मैंने मोदी को बता दिया कि ट्रेड का नाम नहीं लोगे, टैरिफ का जिक्र नहीं करोगे और केवल सुनोगे। ये कहा उसने, मोदी जी के सामने हाँ, कहा। चलो छोड़ दीजिए उसमें। बेसिकली आशीष भाई क्या है कि जो इवेंटबाजी की, जो ऑप्टिक्स की, जो व्यक्ति केंद्रित विदेश नीति की जो चीज थी ना, उसने पूरे पड़ोस की जो अपनी कूटनीति थी उसको तहस नहस और बर्बाद करके रख दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दर्शक साथियों को ये बताना कि किस किस के साथ क्या क्या किया है। और केवल वो कैजुअल अप्रोच है कि जहां जो सत्ता में है उसके साथ यारी गांठो, उसके साथ मुनाफा कमवाओ अपने दोस्तों को, और बाकी छुट्टी करो। बाकी इनकी कोई परवाह नहीं। बाकी बड़ों को देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, जाके रूस में देखेंगे पुतिन के साथ, शी जिनपिंग को झूला झुलाएंगे, मैक्रों के साथ ये करेंगे, नेतन्याहू का ये करेंगे। ये सब नौटंकी आपने देखी। जाके इजराइल जब गए थे महाराज, और कोई देश नहीं छोड़ा, खैर सब जगह। असली बात है पड़ोस की, पड़ोस से सियासत शुरू होती है। नेपाल और मालदीव में, नेपाल भी हमारा छोटा भाई था जैसे बांग्लादेश है, और मालदीव तो है ही उस तरीके से। विपक्षी दलों के सत्ता में आने के बाद भारत विरोधी भावनाएं बढ़ गई। नेपाल में देखा आपने, मालदीव में देखा, अब बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा। सीधा सीधा मतलब क्या कि जो सत्ताधारी है केवल उससे यारी करी, और जो विपक्षी दल थे वहां पर उनको कोई भाव ही नहीं दिया। तो उनके अंदर एक खास तरीके का रोष कि भाई ये क्या बात हुई, हम भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हमारा भी ये है। और होता ही है, कोई भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है वो मिलता ही है राहुल गांधी से, पहले सोनिया गांधी हाँ, से मिलता था, हमेशा से। ये प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल डेकोरम है। तो मोदी की जो विदेश नीति है वो सारी की सारी सत्ताधारी नेताओं के साथ फोटोबाजी, वहां के सर्वोच्च सम्मान ले लो, ये कर लो। मालदीव में मोइजू, बांग्लादेश में शेख हसीना, दोनों की विदाई क्या हुई, भारत के साथ क्या हालत होगी देख लीजिए आप। 2014 में शरीफ को बुलाया, 15 में लाहौर उतर गए बिना बताए, उतरे थे ना। 2016 में उसके बाद भी उड़ी हमला हो गया ना। आज तक सीमा पर पार से आतंक को लेकर के कुछ हुआ ना, कोई कश्मीर पे कोई प्रगति हुई, बाइकआउट कर दिया, करते रहो, अच्छी बात है। नेपाल 2015 में नए संविधान का लेके आया, ना आपने उसका खुला समर्थन किया ना विरोध किया। नेपाल ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप मान लिया। ठीक। 2020 में क्या हुआ, काला पानी लिपुलेख विवाद हुआ। पीएम ओली ने भारत को वायरस कहा, वायरस कहा। उस टिप्पणी ने हमारे संबंधों को बिल्कुल बॉटम पे लाके रख दिया। ये नेपाल की हालत है। क्यों? क्योंकि नेपाल के अंदर आपकी जो ये मोदी की इसकी जो रही पूरी की पूरी नीति, वो बड़े भाई बिग ब्रदर अप्रोच जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, उससे पूरे देश में भारत विरोधी माहौल हो गया और राष्ट्र विरोधी भावनाएं जागृत होगी कि देखो यार, ये दूसरा देश हमारे ऊपर आकर के इस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, हमारे इंटरनल मामलों में ये कर रहा है। उससे वो भावनाएं भारत विरोधी भड़क गई।
भारत की ओर से संवेदनशील मसलों पर कभी भी प्रॉपर डिप्लोमेसी नहीं की गई, कैजुअल अप्रोच की गई। किसी भी पड़ोसी को ले लीजिए, आप अकेले ये नहीं, किसी शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलटा, आप क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप बता दीजिए। तो बेसिकली सीमा विवाद और अंदरूनी हालात हर जगह पर भारत की कथित संलिप्तता उन्होंने प्रूव कर दी वहां पर, और विपक्षी दलों से संवाद था नहीं। जैसे ही सरकार बदली सब कुछ आपके खिलाफ हो गया। 1996 से लेकर के अब तक अवामी लीग के साथ बेहतरीन संबंध थे बांग्लादेश में। 2024 में हसीना का पतन हो गया, वहां पर भारत विरोधी भावनाएं भड़क गई अंतरिम सरकार आते के साथ। उन्होंने क्या काम शुरू किया, देश तो पैदा किया आपने, किसके खिलाफ किया, पाकिस्तान की जातियों के खिलाफ। और आजकल पाकिस्तान की सेना उनको ट्रेनिंग दे रही है। जिस पाकिस्तान की सेना के कारण अगला अलग बांग्लादेश बना था, वो आजकल उनकी सेना को ट्रेनिंग दे रहा है। और भारत कहाँ है, भारत कहीं नहीं है। ये आपकी विदेश नीति थी। इसके बाद कंप्लीटली आप शेख हसीना पर निर्भर रहे। बीएनपी जो दूसरी पार्टी थी वहां पर, उससे कोई संपर्क ही नहीं हुआ। उनको इमीडिएटली क्या मिल गया, अडानी का मामला, पावर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आते यूनिस ने क्या किया, इसको बंद कीजिए। झारखंड में आपने प्लांट लगाया स्पेशल, उसको सारी रियायतें, सारे नियम कायदों को साइड करके उसको किया, और कहा कि ये बिजली सिर्फ एक्सपोर्ट होगी बांग्लादेश को। अब कहाँ गई वो बिजली, अब भारत में नहीं आ रही वो, महंगी दरों पर, और वो सारी चीजें खुल गई। मालदीव और श्रीलंका में देख लीजिए आप, मुइजू आते के साथ सबसे पहले इंडिया आउट। 2024 में श्रीलंका में भारत विरोधी सरकार के आते ही क्या हुआ, कंप्लीट हालत बिगड़ गई। मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति थी, आते ही सबसे पहले उसको आउट। श्रीलंका में अडानी की परियोजना आउट। क्यों, क्योंकि अडानी के चक्कर में श्रीलंका और बांग्लादेश की जनता ने ये मान लिया कि ये हमारे साथ दादागिरी कर रहे हैं, हमारे साथ धक्काशाही कर रहे हैं और हमें लूट रहे हैं, अपनी शर्तों पर अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, प्राइवेट कॉलोनीज के। कितनी बुरी बात है। इससे पहले, मोदी से पहले कभी किसी उद्योगपति का नाम किसी देश की डिप्लोमेसी का हिस्सा था क्या, कभी सुना था आपने? इस देश में तमाम उद्योगपति हैं, इनसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, किसी का नाम कभी आया क्या किसी सरकार के साथ उस रूप में जड़ा कूटनीतिक संबंधों को लेकर के? भाई आप बिजनेस करते हो, आप वहां की सरकार के साथ जाइए, भारत सरकार की छोटी मोटी फैसिलिटेशन करनी है कर देगी, लेकिन मोदी ने तो ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ। वो जहां जाते हैं, या तो अडानी वहां पहले होके आ जाते हैं, या 5 दिन बाद चले जाते हैं, महीना बाद चले जाते हैं, और फिर आपको एग्रीमेंट दिखने को मिलता है। ये क्या चीज है? तो कंप्लीट जो अप्रोच है विदेश नीति की, उसको सत्ताधारी के पार्टियों पर केंद्रित कर दिया। उस देश का जो ओवरऑल सिस्टम है, अपोजिशन में कौन है, कहाँ क्या है, क्या की परिस्थितियां है, सामाजिक क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, आर्थिक परिस्थितियां क्या है, उन पर कोई ध्यान नहीं, कोई रणनीतिक ध्यान नहीं। केवल मेरे कॉलोनी की कुछ प्रोजेक्ट वहां पर घुस जाए किस तरीके से, पूरा एजेंडा ये रहा। और श्रीलंका और बांग्लादेश इसका उदाहरण है, नेपाल उसका उदाहरण है कि कैसी विदेश नीति आपकी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के बारे में क्या क्या बकवास की आपके डॉगी मीडिया ने, जरा पिछले 3 दिन में निकाल लीजिए। जब मोदी ने वो ट्रांसशिपमेंट उसकी वो रोकी, उसके बाद क्या भाषा थी इनकी, गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। और अब क्या कर रहे हैं, प्यार से जीतेंगे। यूनुस आंख दिखा के चला गया आपको, यूनुस आंख दिखा के चला गया। आप तो वहां की बात कर रहे थे, क्या कह रहे हो आप कि चाइना के साथ सब कुछ सामान्य हो गया है। आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं कि केवल 2 पॉइंट्स पे हुआ है, 4 पॉइंट्स पे अब भी रहता है। कहा गया स्टेटस क्वो एंटे, कहा गई लाला। तो समझना पड़ेगा आशीष भाई, पूरे देश की जो छवि थी इंटरनेशनली, अब आप ये सोचिए हमसे डरेगा कौन? चाइना और अमेरिका तो हमसे पहले भी डरते थे, यूरोप तो हमसे पहले भी डरता था, और डराना होता भी नहीं आज के दौर में। लेकिन कुछ देश तो ऐसे होंगे ना जिसको आप जो कहो वो मान जाएंगे, एक ब्रदरली अप्रोच के तहत। लेकिन बिग ब्रदरली अप्रोच करोगे और आपके मुताबिक सत्ता नहीं आई, तो आपके खिलाफ खड़े हो गए। ये आपने पहली बार डिप्लोमेसी का इतना बड़ा फेल्योर कहिए आप इसको। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि कंप्लीटली खत्म हो गई है डिप्लोमेसी इन देशों के साथ। पूरे का पूरा पड़ोस के साथ जो आपके संबंध थे वो तहस नहस कर दिए इन दो लोगों ने, मोदी ने, इसने, जयशंकर ने मिलकर, और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। आज क्या भगत क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कर दिया बांग्लादेश का, और बांग्लादेश ने आपका क्या कर दिया? सोचा कभी आपने? जब उनके साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्या आप यूनुस से बात नहीं कर सकते थे? आप तो चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हो। यूनुस ने आपके सारे नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक बता दिया, बताया कि नहीं बताया? और आप उसके साथ डिनर कर रहे हो। ऐसी किसी की हिमाकत, इसका मतलब उनको आपकी वल्नरेबिलिटी पता लग गया, आपकी कमजोरनेस पता लग गया।
और वो आपकी अमेरिका को तो पता ही था पहले से, दूसरे देशों को भी पता था, पड़ोसियों को नहीं पता था। और श्रीलंका को पता था, जब जैसे ही विरोधी सरकार आई, भारत विरोधी सरकार, उनको पता था कि मोदी को सबसे ज्यादा हिट क्या करेगा, कि अडानी की दुकान बंद करा दो यार। तो पोर्ट वाला प्रोजेक्ट तो उसका पूरा हो गया था, उसको तो शुरुआत होगी, और जो बिजली वाला था उसके बिस्तरा पैक करा दिया रहता था। तो ये किस तरह की डिप्लोमेसी है भाई? पूरे देश को ये समझना चाहिए कि ये सरकार कर क्या रही है। एक व्यक्ति को इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए पूरी डिप्लोमेसी जो हमारी 78 सालों की जो वो है, उसको तहस नहस कर दिया आपने, सत्यानाश करके रख दिया। और फिर भी आप सीना घुमाए घूम रहे, सीना फुलाए, किस बात का? यू आर ए मिजरेबल फेलियर, एक्सेप्ट इट। बांग्लादेश को जवाब देके दिखाइए आप। मतलब सिर शर्म से झुक जाता है, सिर शर्म से झुक जाता है कि बांग्लादेश जैसा आपका एवरग्रीन फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड, वो आपके साथ ये करने पे आ जाए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोष आपका भी है। अब हम राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे, हम राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे, हमें कहेंगे भगत, क्योंकि उनको मोदी के सवालों के जवाब है नहीं। अब कितनी शर्मनाक बात है। मोदी मतलब भारत तो हम नहीं मानेंगे, और भारत मानना तो छोड़िए, हमने तो एमाल सुना था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हेमंत भाई ने एआर का दर्शन अभी करवा दिया, अडानी रिप्रेजेंटेटिव। ये जहां जहां जाते हैं क्या बन के जाते हैं। अब अभी मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सबकी चर्चा की है। एक देश की चर्चा, क्योंकि आधे घंटे डिबेट कोई नहीं कर सकता, नहीं तो एक देश की चर्चा कभी हम लोग भूटान कर लें। भूटान, वो भूटान जिसके राजा, अरे जन्मदिन हो, जनेऊ हो, नामकरण हो, 13वीं हो, वो भारत चले आते थे भाई साहब, कि आज फलाने जन्मदिन है तो भूटान के राजा आए हुए हैं फला के जन्मदिन में। उस टाइप का, मतलब ये हम एक भाव पक्ष बता रहे हैं कि जन्मदिन और जनेऊ तक में वो चले आते थे। वो भी अब चीन के प्रभाव में है। अब भूटान भारत के प्रभाव में नहीं है, अब भूटान चीन के प्रभाव में है। वजह क्या है? ये वजह समझना होगा, निकलना होगा उस यूनिवर्सिटी से व्हाट्सएप वाली, जहां पर झूठ परोसा जाता है 25 पैसा, 50 पैसा, 1.5 रुपए में, उससे बाहर आना होगा। फिर मैं चलते चलते बता दूं, 2012-13 के समय ये लुक ईस्ट पॉलिसी, देखो कोई पॉलिसी नहीं मोदी जी की अडानी को छोड़ करके, ये सारी पॉलिसी पुरानी वाली है। पुराने वाले जो थे मनमोहन सिंह, वो काम करते थे, वो इवेंट नहीं करते थे, तो बहुत लोग का इस देश में जान ही नहीं पाए कि भारत आजाद है। 14 में जाने जब मोदी जी ताली थाली बजवाने लगे कि भारत आजाद है। तो वैसे ही लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के दौर में बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और भारत एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी इस व्यापार को गति देने की। म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से लेके भारत तक सब खत्म हो गया। अब तो भारत से धागा तक नहीं लेगा। कहते ना कच्चे धागे प्यार के, वो टूट गए हैं। और ये हमारे वाले को कोई जिम्मेदारी इसके लिए लांछन न दे, इसीलिए गोदी मीडिया खबर ढकने में लगा हुआ है। लेकिन खबर है तो हम दिखाएंगे, गोदी मीडिया उसको ढकता रहे, छिपाता रहे। हमें इजाजत दीजिए, फिर छिपी खबर, ढकी खबर निकाल के लाएंगे। कल फिर आएंगे, हेमंत जी साथ होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। इजाजत दीजिए, नमस्कार।